सलाम आदाब साथियों, मैं आपका बड़ा भाई अरबाब सिद्दीकी आप सभी का अरबाब अली सिद्दीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और खुशामदीद है। साथियों, मैंने आपके लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर 3 क्लासें अपलोड की थी, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर हमने पूरे 11 टॉपिक करवाए थे। उसके अंदर आपके 4 टॉपिक जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, बाद में मैंने आपको बता भी दिया था। उसके बाद दूसरी क्लास के अंदर हमने पूरे 10 टॉपिक आपके वो करवाए थे और तीसरी क्लास हमने ली थी एक ग्रामर की और वो करीब 49 मिनट की थी। काफ़ी लोगों ने इसके अंदर फ़ायदा उठाया और हमारी मेहनत रंग लाई। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इसके अंदर खूब मेहनत की है। मॉडल पेपर को भी हमने खंगाला था, पुराने पेपरों को भी हमने खंगाल करके आपके लिए मेहनत की थी और किताब के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उनको हमने इसके अंदर शामिल किया था। आज 27 फरवरी है और आपका एग्जाम हो चुका है। जब मैंने ये पेपर देखा, क्योंकि ऐसे ही पेज में आपके सामने खड़ा हो करके आपके लिए सवाल लिखा करता था, आज मैंने जब ये पेपर देखा तो 70 प्लस मेरे हूबहू उन्हीं 4 पेज के अंदर आपका ये पूरा पेपर बना है। सिर्फ 18 जो सवाल मैंने आपको कहे थे कि आपके आधा से वाले 18 सवाल आएंगे, उसमें से सिर्फ 2 सवाल बाहर जाते हैं। वो भी अगर आप खूब गौर फिक्र उसके अंदर करके फिर अगर टिक लगाते तो आपको कोई भी उसके अंदर झिझक महसूस नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर था कि 2 ऑप्शन थे, उसके अंदर कंफ्यूजन हो सकता था। एक तो था यही, सूफी काज़िमुद्दीन जाहिद ने किसकी तख्त नशीनी का ऐलान किया था। ये सवाल मेरा लिखा हुआ नहीं है, अगर आप कोशिश करते तो ये आपका सवाल बन सकता था, क्योंकि हमारा टॉपिक है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और इसी सूफी काज़िमुद्दीन ने ये मतलब तख्त नशीनी का ऐलान किया था। तो ये सवाल अगर से मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप गौरव फिक्र करते तो आपका ये भी सही हो जाता। तो एक ये बाहर गया है और एक दूसरा सवाल जो था वो आपका बाहर गया है। बाकी सारे के सारे यहाँ तक के विलोम शब्द और मुतरादिफ अल्फाज थे वो भी बाहर नहीं गए। इतनी मैंने आपके लिए मेहनत की। तो आइए आज हम इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कन्हैयालाल कपूर कहाँ पैदा हुए। मैंने आपको लिखाया हुआ था कन्हैयालाल कपूर कब और कहाँ पैदा हुए हैं, तो वो लाहौर के अंदर पैदा हुए, बिल्कुल मेरा लिखाया हुआ था। दूसरा हमारा सवाल है कि सबक ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ कौन है। हूबहू जैसा मेरा सवाल लिखाया हुआ था उसके अंदर एक हरफ का, एक मात्रा का भी चेंज नहीं है। सैम हुसैन, यही सैयद एहतसाब हुसैन। तीसरा हमारा सवाल है, सबक खुदा के नाम खत किस जबान की लोक कहानी पर मुश्तमिल है। मैंने जब लोक कहानी आपको लिखाई थी तब मेरा पहला ही सवाल यही था और सेम टू सेम उसके अंदर मुश्तमिल शब्द है वो भी नहीं बदला है, वैसा का वैसा हूबहू छुपा है। तो ये सब जो थी वो स्पेनी भाषा के अंदर थी। और सूफी काज़िमुद्दीन जाहिद ने किसकी तख्त नशीनी का ऐलान किया था, ये किया था रज़िया सुल्तान का। और ये सवाल मेरा लिखा है वैसे नहीं आया है, अगर से आप कोशिश करते तो इसका भी आप सही जवाब दे सकते थे। और फिर हमारा ये ऑब्जेक्टिव में 5वां सवाल है, भारत के दस्तूर का मामार किसे कहा जाता है। सेम टू सेम, एक भी मात्रा का भी चेंज नहीं है। मैंने आपको हिंदी के अंदर भी बताया था कि भारत के दस्तूर का मामार, मैंने आपको बताया था संविधान के निर्माता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमारा पहला ही ऑप्शन है, यानी एक मात्रा का भी चेंज नहीं है। ये 6ठा सवाल है, नाबीना किसे कहते हैं। मैंने जब ये सबक नई रोशनी आपको जब लिखाया था नाबीना, उसके बाद बीच में यूं कोष्टक लगा करके अंधा शब्द भी लिखा था। माना में भी बताया था कि जिसे दिखाई ना दे उसे नाबीना कहते हैं। सेम टू सेम नाबीना किसे कहते हैं, चौथा ऑप्शन होगा जिसे दिखाई ना दे। सेम टू सेम आया है। फिर आया, कर्नल ने सवाल को कितने कारतूस दिए हैं। अब किताब के अंदर लिखा हुआ था चंद कारतूस दिए हैं, अब इसके अंदर उसने बिल्कुल गिनती पूछ लिया है तो इसका पहला नंबर एक ऑप्शन सही होगा, 10 होगा। मैंने आपको चंद लिखाए थे क्योंकि किताब में चंद लिखा है। उस सवाल ने कहा था कि मुझे चंद कारतूस चाहिए, तब उस लेफ्टिनेंट ने उसको 10 कारतूस दिए थे। ये अगरचे मैंने ये 10 आपको नहीं लिखाया था, तो ये 2 सवाल जो छोटे वाला सवाल है वो बाहर है, बस वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बाकी मैंने जितने लिखा है सारे A to Z आपके 18 में से 18 है। ये
दो अगर छोड़ देंगे 16 पूरे मेरे लिखे हुए बचाए हैं। और फिर आपका 7वां सवाल है, दरअसल जेल में से रतन सिंह की कहानी कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि सबक काट का घोड़ा के मुसन्निफ कौन है? रतन सिंह। और फिर ये भी आपको कहा था, मैंने कहा था कि सवाल से जवाब होगा, फिर जवाब से भी सवाल बनाया जा सकता है। अब इसने जवाब से सवाल बनाया कि रतन सिंह की कहानी कौन सी है? तो वही है काट का घोड़ा मेरा लिखा हुआ है। फिर आपका सवाल नंबर 8 है, हमारी दुनिया पहले क्या थी? ये भी था। आग के दो गोलों से मुराद क्या है? तो वो मैंने आपको लिखाया था दुनिया की कहानी। और इसी के अंदर ये आग का गोला थी। हमारी जमीन पहले कैसी थी? आग की गोला थी। इसके बाद है, ये बिल्कुल समझने जैसा सवाल है, नस्ल आदम का खून है आखिर मिस्र में नस्ल आदम से मुराद क्या है? आदम की नस्ल है। कोई मुश्किल सवाल है नहीं। और अगर से मैंने इसको हूबहू नहीं लिखाया है, लेकिन इस नज़म के अंदर मैंने आपको पूरा ये बताया था। और फिर आगे है, बशर नवाज का असल नाम क्या था? पहला ही हमारा बशर नवाज जो उसकी नज़म है कदम बढ़ाओ दोस्तों, उसके अंदर पहला ही सवाल हमारा यही था कि कदम बढ़ाओ दोस्तों के मुसन्निफ कौन है, शायर कौन है? दूसरा ही था बशर नवाज का असल नाम क्या था? तो ये हमारा सवाल, ये पहला नंबर का जो ऑप्शन है बशर नवाज का, ये सही हो जाएगा। और फिर हमारा ये सवाल नंबर 8 होगा, ये सवाल नंबर 12 होगा, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया मिस्र में? कारखाना से मुराद क्या है? सेम टू सेम हूबहू मेरा ये लिखा हुआ था, कारखाना से मुराद दुनिया है। फिर है, औदे हिंदी और उर्दू मौला किसके खुतूत के मजमूए हैं? जब हमने गालिब को लिखा था, गालिब के बारे में, तो मैंने सेम टू सेम औदे हिंदी और उर्दू मौला किसके खुतूत के मजमूए हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर सवाल कैसे भी बदल सकता है, लेकिन इसके अंदर मेरे सवाल लिखे हुए से एक मात्रा तक का चेंज नहीं है, हूबहू है। और इसके मुसन्निफ है मिर्जा गालिब। फिर है, नजम पहाड़ और गिलहरी के शायर कौन है? जब मैंने आपको इकबाल के बारे में लिखाया था, तो पूरा नजम पहाड़ और गिलहरी के शायर कौन है? तो ये आपको पहला ही सवाल था हमारा, और इसके अंदर इसका सही जवाब होगा इकबाल। और फिर है, खुदाई सुखन का लक़ब किसको दिया जाता है? मैंने जब आपको पढ़ाया था तब ये मैंने आपको बताया था कि ये सवाल आ सकता है, जब मैंने आपको मीर तक मीर पढ़ाया था। तो साथियों, आपने हमारी इस मेहनत को देखा होगा, हमने आपके लिए किस तरह मेहनत की थी। अगर आपने इसको सही तरह से समझा होगा और इसको अगर सही माना में लेकर के इसको आपने अगर 2 से 3 मरतबा पढ़ लिया होता, तो आज मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि 3 घंटों की क्लास के अंदर आपका पूरा पेपर सिमट करके रह गया है। तो हमारा ये खुदाई सुखन का लक़ब, ये जो सवाल नंबर 15 है, इसका जवाब होगा मीर तकी मीर। फिर है सबक, ये सवाल नंबर 16, नज़म नेकी और बदी के खालिक कौन है? खालिक कौन है, शायर कौन है, मुसन्निफ कौन है? इसका मतलब एक ही होता है। और ये मेरा पहला ही आपका सबक नंबर, आप नेकी और बदी जब सबक नंबर 3 पढ़ोगे तब इसके अंदर यही पहला ही सवाल है, नेकी और बदी के शायर कौन है? तो इसके वही है नज़ीर अकबर आबादी, सेम टू सेम लिखा है और बसाया है। फिर है, हक की जमा क्या है? मैंने आपको ग्रामर लिखाई थी, तब मैंने आपको लिखा था कि खत की जमा खुतूत, हक की जमा हुकूक, तो इसका जमा क्या हो जाएगी? हुकूक। ये फिर है, अच्छा का मुतजाद क्या होगा? मुतजाद मैंने आपको बताया था कि कोई शब्द उसमें से हूबहू आए ना आए, लेकिन मैंने आपको मुतजाद के अंदर यहाँ तक बताया था, मुतजाद की मतलब होता है उल्टा, हिंदी में कहे तो विलोम शब्द। अब अच्छा है, इसका मुतजाद क्या हो जाएगा? बुरा। फिर आगे हमारा सवाल है, साइंस ने हमारे लिए बहुत सी, तो मैंने आपको बताया था जब पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सवाल बाहर जाएगा तो कोई खाली स्थान में से बाहर जा सकता है, या 1-2 आपके छोटे वाले सवालों में बाहर जा सकता है। तो वही पहली लाइन उठाई है आपकी इसके अंदर, इंटरनेट के अंदर, वो है साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलतें फराहम की हैं। ये अगरचे मैंने आपको नहीं लिखा था। फिर है, समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए, इसका जवाब मुझे मिला नहीं। फिर ये है, सारी दुनिया की आगे खालिस्तान धीमी पड़ गई थी, तो ये खालिस्तान काट का घोड़ा से ली गई है, उसके अंदर था कि सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। फिर ये का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात बन गया थी, सेम टू सेम मैंने आपको जब गालिब आपको पढ़ाया था, तो गालिब के अंदर मैंने ये सारे शेर आपको लिखाए थे, और उसके अंदर ये भी बताया था पिछले साल मुअय्यन का माना पूछा है, तो इस साल आपका ये पहला
इस मौत लफ्ज को छोड़ करके पूरा खालिस्तान आपको दे सकता है। तो सेम टू सेम ऐसा ही हुआ, उसने इस खालिस्तान के अंदर इस मौत शब्द को छोड़ दिया और फिर आगे यहाँ देखा एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात बढ़नी आती, तो यहाँ खालिस्तान के अंदर आएगा मौत। तो सेम टू सेम मैंने आपको जैसा बताया था, अगर आपने मेरे बताए हुए पर अमल किया है तो आपको 80 में से 70 प्लस लाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। फिर हमारा है संस्कृत की जबान की शाख। मैंने आपको बताया था उर्दू और संस्कृत ये दोनों क्या है, बहनें ही समझे। उर्दू और संस्कृत ये दोनों किससे बनी है, शौर शनि आप वर्ण से बनी है, मैंने आपको ये भी लिखा हुआ है। और फिर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था? पहला ही हमारा सवाल भीमराव अंबेडकर के अंदर कब और कहां पैदा हुए, और फिर उसके बाद मैंने आपको लिखा था भीमराव अंबेडकर का असल नाम था भीमराव सिकपाल। फिर मैंने यहाँ तक लिखा था कि उन्होंने अपने नाम के अंदर निकनेम में अंबेडकर क्यों जोड़ दिया है, वो भी लिखा हुआ था। सेम टू सेम ऐसा ही है। और फिर आगे छोटे वाले सवालों में तीसरा सवाल नंबर 3 के अंदर ये तीसरा है, आपके निसाब में हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा शामिल है? मेरा पहला ही सवाल था हबीब तनवीर के अंदर, वो ये था कि सबक कारतूस के मुसन्निफ कौन है, नीचे लिखा हुआ था हबीब तनवीर। तो 1-20 इनमें से ज्यादातर सवाल मेरे लिखा हुए में आए हैं, यानी 70 प्लस आए हैं। उसके बाद है रजिया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की? सेम टू सेम रजिया सुल्तान मैंने आपको जब लिखा है तो सेम टू सेम एक हरफ और एक मात्रा का भी फर्क नहीं आया, जैसे लिखा है 3.5 साल हुकूमत की थी। फिर है सबक बेतकल्लुफी के मुसन्निफ कौन है? जब आप सबक नंबर 2 पढ़ोगे कन्हैयालाल कपूर का, मैंने आपको बताया था कि ये सबक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर खूब सवाल आते हैं। और जैसा मेरा लिखा हुआ था वैसे सबक बेतकल्लुफी के मुसन्निफ कौन है, आप पहले वाले YouTube के जो वीडियो है उसको देख लेना, सेम टू सेम आपको एक हरफ का भी फर्क नहीं आएगा। सबक बेतकल्लुफी के मुसन्निफ है कन्हैयालाल कपूर, लिखा है बिल्कुल। फिर है ईमेल क्या है, मैंने आपको लिखाया था ईमेल के बारे में, ईमेल क्या है। और फिर वहां पर तो मैंने आपको ये पूरा लिखाया था, दुनिया भर के किससे राब्ता किया जाता है, वो ईमेल के जरिए राब्ता किया जाता है, और वहां पर जवाब से सवाल बनाया गया है। तो सेम टू सेम वही कॉपी है, कोई बदलाव नहीं है। फिर है शायर ने चश्मा किसको कहा है, ये नज़म जो हमारा पहला पार्ट है हम उसी से आया था, मैंने आपको लिखाया हुआ है चश्मा किसको कहा गया है, किसे कहा गया। सेम टू सेम यहाँ चश्मे से मुराद सूरज है और चश्मे की माना है वो जगह जहां से पानी का फव्वारा फूटता हो। फिर है इकबाल की किसी एक नज़म का नाम लिखिए। मैंने जब आपको इकबाल पढ़ाया था तब मैंने आपको इकबाल की 3 नज़मों के नाम लिखाए थे। पहला लिखाया था बच्चे की दुआ, दूसरे लिखाया था आपको कौमी तराना, तीसरे लिखाया था आपको परिंदे की फरियाद। 3 लिखाए थे और मैंने आपको कहा था कि इनमें से ये सब सवाल आपका बन सकता है कि इकबाल की किन्हीं 3 नज़मों के नाम बताइए। तो यहाँ लिखा है कि इकबाल की किसी एक नज़म का नाम लिखिए। तो एक नज़म नाम लिखना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, 3 मैंने लिखा हुआ था। फिर यहाँ पर साहिर का असल नाम क्या था? साहिर दुदौली को मैंने जब आपको वो पाठ समझाया था ए शरीफ इंसानों, ए शरीफ इंसान पाठ जब हमने पढ़ा था तो ये साहिर दुदौली के बारे में हमने कब पैदा हुए। और उसके बाद तीसरा हमारा सवाल था साहिर का असल नाम क्या था, वो था अब्दुल हई। मैंने यहाँ तक बताया था कि 2023 के अंदर ये सवाल आया हुआ है, अब आपका वापस 26 के अंदर ये रिपीट हो सकता है और ऐसा ही हुआ और ये रिपीट हुआ है सवाल। फिर है हस्ती अपनी हुबाब किसी इस मिसरे में जिंदगी को किसके जैसा बनाया गया है। मैंने आपको जब ये मिसरा लिखाया था मैंने ये बताया था कि ये आ सकता है हस्ती अपनी हुबाब किसी है और यहाँ पर आ सकता है ये किसका मिसरा है। फिर मैंने वहां पर आपको बताया था, आप वीडियो पहले को जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा। हुबाब के मतलब मैंने आपको बताया था बुलबुला होती है। तो यहाँ पर हस्ती अपने हुबाब किसी मिसरे में जिंदगी को किसके जैसा बनाया गया है, हुबाब के जैसा बताया गया है, कहा गया है। हुबाब की मतलब होती है बुलबुला। अब देखिए ये आपके ग्रामर में सवाल है नजदीक का मुतजाद लिखिए। आप ग्रामर वाली क्लास को देखिए वापस, उसके अंदर जो मुतजाद मैंने शब्द लिखा है उसके अंदर पहला ही शब्द मेरा लिखा हुआ है नजदीक। पहला सवाल लिखा हुआ है नजदीक और उसका मुतजाद आगे लिखा हुआ दूर। फिर नीचे मुतजाद लिखा है तस्वीर की जमा लिखी, तस्वीर की जमा लिखिए। जमा के मैंने 15-20 आपको शब्द लिखाए गए, उसके अंदर तस्वीर तस्वीर लिखा हुआ है। आप वापस जाकर के देखना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ग्रामर की किताब में तस्वीर की जमा तस्वीर। तो ग्रामर के टॉपिक मैंने आपको कहा था कि आपके वो 16 में से 16 आएंगे इंशाल्लाह। तो ग्रामर में सिर्फ एक मुहावरा बाहर गया है और 4 नंबर की मैंने आपके सामने जो अर्जी की थी
अर्जी के लिए मैंने आपको 4 नंबर का जो कहा था, और मैंने कहा था कि अर्जी किसी भी टॉपिक पर आ सकती है, स्कूल से छुट्टी के लिए भी आ सकती है या कहीं पर जाने के लिए भी आ सकती है। और मैंने आपको लगाई थी 2 दिन की बीमारी के कारण छुट्टी हेतु, और सेम टू सेम अर्जी भी बीमारी के कारण वही आई है। तो मैंने आपके लिए जो मेहनत की है उसको आपने इस पेपर के अंदर, जब आपने पेपर दिया होगा, अगर आपने देखा है तो आपको पता चला होगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर अपने आगे दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब आगे अप्रैल के अंदर मैं 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 5 क्लासों की उर्दू की जो क्लास है वो इसके अंदर प्ले लिस्ट बना करके हर एक क्लास की बिल्कुल पहले थ्योरी की तरह थ्योरी पूरी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद इसी तरह आपके लिए मॉडल पेपर बना करके आने वाले साल यानी 2026 का जो सत्र है पूरा, उसके अंदर पूरी किताबें पढ़ाऊंगा। फिर आपके लिए मैं इस तरह के मॉडल पेपर लेके आऊंगा और उसके अंदर एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप अपने साथियों तक इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने साथियों तक कहिए कि अप्रैल सत्र के अंदर 8वीं से लेकर के 12वीं तक की क्लासेस जो है वो इसी YouTube चैनल पर पहले थ्योरी अपलोड होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आएगी। अब आगे सवाल है हमारा, वो है इसका आपके पैसेज का है। और पैसेज मैंने आपको बताया था कोई भी पैसेज आएगा उसके अंदर आपको देख करके जवाब देना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। पहला हमारा सवाल है, बेगम हजरत महल की विलादत कब हुई? ये देखो 1820 के अंदर है, एक गरीब खानदान के अंदर हुई। दूसरा हमारा ये सवाल है, उनके बचपन का नाम क्या था? यहां पर लिखा है बेगम हजरत महल का शुमार हिंदुस्तान की मायानाज खातून में होता है जिन्होंने तारीख आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेगम हजरत महल की विलादत रियासत अवध की राजधानी फैजाबाद में 1820 में एक गरीब खानदान में हुई। उनके बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था। ये पैसे से हमको पढ़ करके देना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उन्हें उमराव के नाम से पुकारा जाता था। अब आगे है, बेगम हजरत महल किसकी शरीक हयात बनी? तो ये है ताजदार अवध वाजिद अली शाह अख्तर की शरीक हयात वहां बन जाने के बाद उन्हें बेगम हजरत महल और जनाब आलिया जैसे नामों से जाने लगा। तो वो किसकी शरीक हयात बनी? अवध के ताजदार अवध वाजिद अली शाह अख्तर की शरीक हयात बनी थी। फिर रियासत अवध की राजधानी क्या थी? ये थी फैजाबाद। फिर हमारा इसके बाद है मुख्तसर जवाब लिखिए, 2 नंबर पे है। फिर मैंने आपको जब ग्रामर की मैंने आपके लिए क्लास ली थी तो मैंने पहला ही हमारा टॉपिक था फैल, और पहला टॉपिक था सिफत और उसकी अक़साम, दूसरा था फैल और उसकी अक़साम। फैल किसे कहते हैं? मेरा सेम टू सेम फैल के अंदर पहले ही तारीफ फैल की थी, और मैंने आपको कह दिया था, ये भी कहा था कि उम्मीद है कि ये पहला फैल ही आएगा। अगर फैल से तारीफ भी दी तो फैल की किस्मों में से दी जा सकती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल में से किसी की, लेकिन उसने फैल की तारीफ दी है। उसके बाद है मुहावरा, एक ही थैली के चट्टे बटे होना के माना लिखिए। ये एक मुहावरा जरूर बाहर गया है। इस मुहावरे का माना होता है एक जैसे लोग हैं, एक समान गुट, यानी एक जैसे जो लोग होते हैं उसको कहा जाता है एक ही थैली के चट्टे बटे होना। फिर है मुंतजर जेल के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। मैंने आपको लिखाया था मुज़क्कर, यहाँ तक कहा था कि कोई शब्द आपको दे देगा और वहां पर आपको लिखना होता है कोई शब्द अगर मुज़क्कर है तो उसका मुअन्नस लिखेंगे, अगर मुअन्नस है तो मुज़क्कर। इसने कहा है कि लड़की, अब लड़की का क्या होगा? लड़का, लड़का इसका क्या हो जाएगा? मुज़क्कर, और भाई इसका आ जाएगा मुअन्नस, आ जाएगा इसका बहन, इसका क्या आ जाएगा? बहन आ जाएगा। मेरा ये लिखा हुआ है मुज़क्कर और मुअन्नस की क्लास में, जब वो टॉपिक है ग्रामर की क्लास को आप जाकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा। फिर ये देखिए सिफत किसे कहते हैं? सिफत किसे कहते हैं? पहला ही ग्रामर की टॉपिक हमने ग्रामर की क्लास शुरू की थी, जब ग्रामर का पहला ये सिफत किसे कहते हैं। फिर नीचे लिखा था मैंने सिफत की अक़साम को, सिफत की अक़साम को बताया था। सबसे पहले थी सिफत की तारीफ और उसके बाद सिफत की किस्मों को बताया था। तो सेम टू सेम हूबहू, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। जो भी मैंने आपको बताया था, सिफत की तारीफ पहली नंबर पे थी वो आई आपके, और फैल की तारीफ भी वो यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद ये है मुंदरजा जेल अल्फाज पर साबिक़े और लाहिक़े लगाइए। साबिक़े और लाहिक़े की मैंने जब तारीफ की थी उसके अंदर पहले थोड़ा उसके अंदर तारीफ में थोड़ा उल्टा बता दिया था, फिर मैंने कमेंट बॉक्स में उसका सही रिप्लाई दे दिया था।
कमेंट बॉक्स में उसका पूरा रिप्लाई दे करके। और फिर बताया था कोई शब्द किसी शब्द से यूं पीछे जुड़ जाए तो वो होता है साबिका, और कोई शब्द अगर उसके आगे जुड़ जाए तो वो होता है लाहिका। और फिर यहाँ देखिए यहाँ शब्द आया है गैरत, तो अगर इसके पीछे कोई हम इसके पीछे कोई शब्द जोड़ देंगे, ये इसके पीछे नहीं इसके आगे, तो यहाँ आ जाएगा बेगैरत। दूसरा था शर्म, तो यहाँ आ जाएगा बेशरम। मैंने आपको वहां पर मिसाल दी थी इज्जत, इज्जत से बा इज्जत, बा माना शब्द लिखाया था। तो अगर कोई शब्द किसी शब्द से यूं पहले आ जाए तो वो होता है साबिका, और अगर कोई शब्द उसके बाद आ जाए तो होता है लायका। तो सेम टू सेम साबिके लायके में ये सवाल आया, मेरा लिखा हुआ था बा इज्जत और बा माना। और फिर है मुंदरजा झेल रुमूज औकाफ की अलामत लिखिए। मैंने पूरे 12 आपको रुमूज औकाफ लिखाए थे, और फिर मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि कुछ इनमें से रुमूज औकाफ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था ये सवालिया निशान का बताया था, मैंने कहा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक ये विदाइया इसके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको ये ऐसा आ सकता है, ये वावन वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये कौशन वाला बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर एक मैंने आपको ये बताया था कि आपको इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। एक आता है इस तरह करके नीचे ये, और एक सिर्फ ये आता है, और ये होता है नीम सकता, नीम सकता, और ये होता है सकता इस तरह का। तो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है सकता की अलामत कौन सी है, तो हमको इस तरह की अलामत देनी थी। और दूसरा लगा वावेन की कौन सी अलामत है, तो हमें वो ऐसा लिखना था, ये वाला यूं करके और फिर यूं करके। तो ये किसकी अलामत है, वावेन की अलामत है। रुमूज औकाफ ये ग्रामर का सवाल है। ग्रामर के सवाल में सिर्फ एक मुहावरा बाहर गया है, और अर्जी भी सेम टू सेम हमने जिस टॉपिक पर लिखी थी वही सेम आया है। फिर आपका वही सियाक व सबक का हवाला देते हुए किसी सबक की तशरीह करनी है। मैंने आपको जब पहली क्लास ली थी तब उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर कैसे आता है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी एक सबक का थोड़ा सा उसका यूं हिस्सा लेकर के आपकी किताब में दे दिया जाएगा। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट एक बात होती है, वो ये है कि ये सबक किस पाठ से उठाया गया है और उस पाठ के मुसन्निफ कौन है। अगर ये दो चीजें आपको आ रही हैं तो फिर आपने अगर इसी को हूबहू भी उतार दिया तो भी आपका वो जो एग्जामिनर है वो आपके नंबर नहीं काटेगा। तो देखो ये कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है। उसके अलावा बहुत से बच्चे हादसों में अपनी बीनाई को खो बैठते हैं। बच्चों विटामिन ए की कमी पूरा करने के लिए अपने खाने में हरी सब्जियां, ये हम सबक नई रोशनी नाबिना उसके अंदर पढ़ के आए हैं। और दूसरा उसके अंदर उसने या यानी दूसरा ऑप्शन भी दिया है। वो ये हमारे एक और बेतकल्लुफ दोस्त हैं, वो जहां कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करते हैं, ये सबक बेतकल्लुफी से लिया गया है जिसके मुसन्निफ थे कन्हैयालाल कपूर। तो अगर आप शुरुआत करते हैं ये लिखते ये सबक, ये पैराग्राफ या ये इस पैराग्राफ को सबक बेतकल्लुफी से लिया गया है जिसके मुसन्निफ कन्हैयालाल कपूर है। इसके अंदर मुसन्निफ ये कहना चाहते हैं अगर आप इतना लिख देते हैं उसके बाद हूबहू इसको उतार भी लेंगे तब भी आपके पूरे में से पूरे नंबर है। और मैंने आपको ये लिखाया हुआ है। फिर है सबक खुदा के नाम खत का खुलासा कीजिए जो 3 नंबर का है। अब खुदा के नाम खत, अब खुदा के नाम खत सबक जब हमने पढ़ा था तो उसके बारे में कितनी डिटेल हमने आपके सामने रखी थी। खुदा के नाम खत किसने लिखे थे और उस किसान का नाम क्या था और उसने किसके नाम पर पता क्या लिखा था और उसका कारण क्या था, उसने किस लिए खत लिखे थे, क्या उसने मदद मांगी थी, सारा लिखा हुआ था। अगर इतनी चीजें आपको किसी पाठ की याद है तो आप उस पाठ का पूरा खुलासा लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। तो सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। अगर आप हमारे लिखे हुए सबक खुदा के नाम खत की जितनी मालूमात हमने आपको लिखाई थी उतनी भी आज अगर आप उसके अंदर लिख के आए हैं तो 3 में से आपको 3 आएंगे, वरना 2.5 नंबर तो आपको वो एग्जाम में दे देगा ये मेरे करके। उसके बाद है ये या में दिया हुआ सबक कारतूस का खुलासा लिखिए। वो कारतूस सबक को भी आप पूरा लेके आए हैं। उसके अंदर 4 किरदार हैं जिसके अंदर लेफ्टिनेंट, कर्नल, सवार और तीसरा है चौथा सिपाही था। इसके अंदर क्या क्या वजीर कौन था और सादत अली कौन था, ये सारे आप लिखे आए हैं। उसको अगर आप उसके अंदर लिख देते हैं तो बिल्कुल आसानी से। फिर एक नज़म आई है
मुंदरजा झैल नज़म के बाद का मतलब लिखिए और नज़म और शायर का हवाला भी दीजिए। ये नज़म अपने आपके नज़ीर अकबराबादी की जो शायर है नेकी और बदी उसे लिखी है, जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्व करे उसको भी उसकी या डुबको करनी है, शमशीर तेज बंदूक, ये सारी उस नज़ीर अकबराबादी की जो नज़म है ना नेकी और बदी उसी से ली गई है ये, और उसके बारे में हमने पूरी मालूमात लिखी है। फिर आपका ये सवाल है मुंदरजा गजल के अशार या आप ये कर सकते थे या आप ये कर सकते थे। मुंदरजा झैल गजल के अशार मतलब लिखिए और शायर का हवाला भी दीजिए। इसके अंदर मेन बात होती है, अगर आपको शायर का नाम आ रहा है तो आप अगर उसको हूबहू अशार लेकर के थोड़ा बहुत भी लिख दोगे तब भी वो आपको पूरा नंबर देगा। और ये दोनों जो शायर है मेरे आपको लिखे हुए हैं, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, मीर तकी मीर को जब मैंने आपको लिखाया था तो ये मेरा लिखा हुआ है। मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि ये शायर देख करके शेर देख करके आपको कहा जा सकता है कि ये किसकी गजल है या किसका शेर है। और दूसरे कोई उम्मीद बात नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। ये मैंने आपको जब गालिब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी लिखा हुआ है, बिल्कुल पूरी सतर लिखी हुई थी इसके अंदर। और मैंने आपको यहाँ तक कहा था कि गालिब एक इम्पोर्टेंट शायर है और उसको आपको पढ़ के जाना है, उसकी कोई भी गजल का शेर आपको दे सकता है और यहाँ पर उसने दिया भी है। तो पढ़ के गए हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। करीब 3000 लोगों ने पहले क्लास में देखा था। और फिर एक है 17 नंबर सवाल, नज़म हमद का खुलासा लिखिए और यहाँ में दिया हुआ है नज़म में शरीफ इंसानों का खुलासा कीजिए। दोनों ही मैंने आपको नज़म के अंदर किस कौन मुसन्निफ है, नज़म के अंदर क्या है और किस चीज को कहा गया है, चश्मा किस चीज को कहा गया है, कारखाना किसे कहा गया है, सारा लिखा हुआ था। अगर आप और ये शरीफ इंसानों में भी जंग का क्या माना है, जंग टलती रहे तो जंग के बारे में भी पूरा लिखा हुआ है अगर आप पढ़ के गए तो। और फिर ये आपका सेक्शन डी हिस्सा दाल के अंदर भी मिर्जा गालिब की सामान्य आयात लिखिए या इकबाल की सामान्य आयात लिखिए। अब मिर्जा गालिब के अंदर मैंने आपको बताया था मिर्जा गालिब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, असल नाम क्या था, कौन से उनके खुतूत के मजमूए हैं और कौन से उनकी किताबें हैं और ये सारी चीजें और कहाँ इंतकाल हुआ है। अगर ये चीजें सब आपको आ रही है तो फिर सामान्य आयात में यही लिखना होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 को आगरा के अंदर हुई। फिर मिर्जा गालिब का असल नाम मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब था और उनके चचा का नाम मिर्जा नसरुल्लाह बेग था। मैंने आपको बताया था कि उनके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था, तब उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने की थी। तो आप वहां पर को बताया हुआ लिख सकते हैं। उनके बचपन में ही उनके वालिद इंतकाल कर गए थे तो उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की और मिर्जा गालिब खुतूत के अंदर महारत रखते थे। फिर उनके खुतूत के मजमे ये अवध हिंदी और उर्दू मोहल्ला है, ये भी मेरा लिखा हुआ है। फिर इंतकाल भी आप लिख सकते थे तो दिल्ली के अंदर उनका इंतकाल हुआ है। और इकबाल के बारे में भी लिखा हुआ फुल था। इकबाल कब पैदा हुए हैं, सियालकोट में पैदा हुए हैं, 1877 को पैदा हुए हैं, कहाँ इंतकाल हुआ है 1936 को, ये सारा लाहौर के अंदर इनका इंतकाल हुआ है। उनकी किताबों के नाम भी मैंने आपको लिखा हुए हैं। तो ये 4 नंबर का सवाल है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो अगर आपको याद करके गए अगर आप तो आपको 4 नंबर आने में कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर ये अपने दोस्त को फुटबॉल का फाइनल मैच जीतने पर मुबारकबाद का खत लिखिए और यहाँ दिया हुआ है अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को 2 दिन की छुट्टी पर दरख्वास्त लिखिए, अर्जी लिखिए। तो सेम टू सेम 2 दिन की छुट्टी पर मैंने आपको ग्रामर की क्लास में आप जाकर के देखेंगे तो सेम टू छुट्टी पर मैंने आपको यहाँ तक अर्जी समझाई थी कि कैसे लिखी जाती है, अर्जी में कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं और वो 4 नंबर की आती है और पूरा आपको समझाया हुआ था। और उसका टॉपिक भी यही था 2 दिन की छुट्टी है तो। और फिर लास्ट में 4 नंबर का एक मजमून लिखना होता है औरतों की तालीम, दरख्तों की अहमियत, ईद उल फितर। और ईद उल फितर पर आप आराम से अपने ख्याल को साझा कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है ये मजमून लिखना। तो साथियों ये आपका 80 नंबर का जो सवाल था, ये पेपर था, इसको हमने करीब 70 नंबर के करीब आपको हमारी इन 3 क्लासों के अंदर पूरा समेट दिया है। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए। अब हम आपके लिए एक नई जो पहल कर रहे हैं वो नई यही है कि मैं इंशाल्लाह अप्रैल सत्र के अंदर जब आपका स्कूल का नया सत्र चालू होगा तब इंशाल्लाह मैं क्लास कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो किताब है, उर्दू की किताबें जो है वो अलग से प्ले लिस्ट बना करके उनको पढ़ाना शुरू करूंगा। कक्षा 8 से 12 तक हर एक उर्दू की जो किताब है वो
पूरी YouTube चैनल पर पहले किताब को पढ़ाऊंगा और फिर जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तो फिर मैं मॉडल पेपर से उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। और अभी तो मैं ये आपको 80 में से 70 प्लस दे पाया हूँ और आइंदा अगर आपने हमारी इन क्लासों को पहले देखा और मॉडल पेपर को आपने देखा तो फिर आप 80 में से 80 लाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप सभी अपने साथियों तक जो भी उर्दू से हैं वो 8वीं में चाहे उसकी उर्दू हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, जिसकी भी उर्दू हो 8वीं से लेकर के 12वीं तक, उन साथियों तक आप जरूर शेयर करना कि अगले 17 अप्रैल के अंदर उर्दू से मैं उनको थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद मॉडल पेपर भी जरूर साझा करूंगा। तो आप सब अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।